सुप्रभात विद्यार्थियों। कई दिनों बाद आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ऑनलाइन वीडियो में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में मालवा का अध्ययन करेंगे कि मालवा स्वतंत्र राज्य के रूप में कब इसका विकास हुआ और फिर कब यह मुग़ल साम्राज्य में इसका विलय कर दिया गया। मालवा की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए ये मानचित्र मैंने इंसर्ट किया है स्क्रीन के ऊपर। तो मालवा की कंडीशन हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी भाग में मालवा मालव पठार पर स्थित है। इस मालव पठार से इसका नाम मालवा पड़ा। वर्तमान में यह धार, जबुआ, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, शाहपुर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा जिले का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो मालवा के अंतर्गत आता है। DC गांगुली ने मालवा की स्थिति के संबंध में कहा है कि मालवा प्रदेश पूर्व में भिलसा से लेकर पश्चिम में मेही नदी तक तथा उत्तर में कोटा राज्य से लेकर दक्षिण में ताप्ती नदी तक फैला हुआ था। अर्थात व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं मालवा उत्तर में ग्वालियर की दक्षिणी सीमा से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी के उत्तरी तट से संलग्न महान विंध्य क्षेत्र तक तथा पूर्व में विदिशा से लेकर राजपूताना की सीमा के मध्य फैले हुए भूभाग का प्रतिनिधित्व मालवा करता है। मध्यकाल में मालवा का बड़ा राजनीतिक महत्व रहा है और मालवा को लेकर के कई युद्ध हुए हैं और दिल्ली के जो शासक थे चाहे वो सल्तनत काल में रहे वो चाहे मुग़ल काल में, क्योंकि मालवा देश के मध्य में स्थित है और एक उपजाऊ प्रदेश है, तो इस पर अधिकार करने के लिए दिल्ली के शासक हमेशा से लालायित रहे हैं। इसके साथ ही इसके जो पड़ोसी राज्य थे, एक तरफ मेवाड़ एक तरफ गुजरात, विशेष तौर से मेवाड़, गुजरात और दिल्ली, इनके शासकों से मालवा का अनवरत युद्ध होता रहा है। मालवा को अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जीत करके दिल्ली सल्तनत का एक अंग बना लिया था। तब से 1398 ईस्वी तक मालवा दिल्ली सल्तनत का अंग बना रहा। जब 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली का सुल्तान दिल्ली छोड़ करके भाग गया था और एक प्रकार से पूरे देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इस अव्यवस्था का लाभ उठा करके मालवा का तत्कालीन सूबेदार दिलावर खां गोरी दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था और 1401 ईस्वी में उसने व्यावहारिक रूप से मालवा में स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया, मगर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। 1406 ईस्वी में उसका पुत्र अलफ खां हुसंग शाह के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठा और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। हुसंग शाह ने मालवा की जो तत्कालीन राजधानी धार थी, परमार शासकों के समय से ही धार या धारा नगरी, वहाँ से राजधानी को मांडू स्थानांतरित किया। इसे गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा और मुजफ्फर शाह से ये पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। मगर जब मालवा का शासन मुजफ्फर शाह से नहीं संभला तो उसने हुसंग शाह को कैद से मुक्त करके पुनः मालवा का शासक बना दिया। 1422 ईस्वी में हुसंग शाह ने उड़ीसा पर आक्रमण करके वहाँ से अतुल धन संपदा लूटी और दिल्ली, जौनपुर तथा बहमनी शासकों से भी उसके युद्ध हुए। 1435 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। इसने हुसंगाबाद नामक नगर बसाया और विद्वानों को इसने संरक्षण दिया। हिंदुओं के प्रति भी इसने उदारता की नीति अपनाई। जैनियों को भी इसने संरक्षण दिया। कई उच्च पदों पर इसके काल में
हिंदू पदाधिकारी उच्च पदों पर नियुक्त थे। यह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का बड़ा आदर करता था और उनका शिष्य भी था। हुसैन शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गजनी खां मोहम्मद शाह के नाम से मालवा का शासक बना, मगर उसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर उसका वजीर महमूद खलजी मालवा का शासक बन बैठा और मालवा में खलजी वंश की उसने स्थापना की। महमूद खलजी मालवा का एक योग्य शासक था। उसने मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। उसका गुजरात के शासक अहमद शाह प्रथम, बहमनी शासक महमूद शाह तृतीय और दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी से भी युद्ध हुआ। मेवाड़ के तत्कालीन शासक राणा सांगा से इसका कई बार युद्ध हुआ। राजपूत स्रोत बताते हैं कि राणा कुंभा ने इसे बंदी बना लिया था और मालवा विजय की स्मृति में चित्तौड़ में उन्होंने एक 9 मंजिले विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दूसरी ओर महमूद खलजी ने भी मेवाड़ पर अपनी विजय घोषित की और इस उपलक्ष्य में मांडू में एक 7 मंजिला मीनार बनवाया। निष्कर्ष हम कह सकते हैं, मेवाड़ और महमूद खलजी के मध्य संघर्ष में महमूद खलजी को कोई सफलता नहीं मिली। यह एक बार इसने गुजरात के शासक के साथ मिलकर भी मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को हस्तगत करने की कोशिश की, मगर मेवाड़ के साथ संघर्ष में यह असफल रहा और 1469 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसने भी गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें उच्च पद दिए। इसका अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ। महमूद खलजी प्रथम का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन शाह था। यह एक शांतिप्रिय व्यक्ति था। उसने शराब और इस्लाम द्वारा निषिद्ध भोजन से वह परहेज करता था और दैनिक प्रार्थनाओं की ओर बहुत ध्यान देता था। उसके महल में 16,000 दासियाँ थीं और उसने तुर्की एवं इथोपियाई दासियों की अंगरक्षक सेना भी उसने गठित की। 1500 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र नासिरुद्दीन ने उसे जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन ने भी 1500 से 1510 ईस्वी तक शासन किया। उसके काल की कोई उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं रही। इसके बाद 1510 ईस्वी में नासिरुद्दीन का पुत्र महमूद खलजी द्वितीय मालवा का शासक बना और इसने एक राजपूत सरदार चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता से विद्रोही अमीरों को नियंत्रित किया और मालवा में सुव्यवस्था कायम की। फलस्वरूप महमूद खलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया। मेदिनी राय ने उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया और उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर मुस्लिम अमीर से नाराज़ हो गए और उसे सुल्तान को मेदिनी राय के विरुद्ध भड़काया और गुजरात के सहयोग से मेदिनी राय को मालवा से बेदखल कर दिया। मेदिनी राय मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की शरण में गया राणा सांगा की शरण में गया और राणा सांगा से सहायता प्राप्त कर उसने गागरोन पर अधिकार कर लिया। जब महमूद खलजी ने गागरोन का घेरा डाला तो राणा सांगा मेदिनी राय की सहायतार्थ आ उपस्थित हुआ और उसने महमूद खलजी को पराजित किया। महमूद खलजी द्वितीय बंदी बनाया गया और चित्तौड़ लाया गया, लेकिन राणा सांगा ने उसे पुनः मुक्त कर दिया। ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि राणा कुंभा के समय महमूद खलजी प्रथम मालवा का शासक था, जिससे उसके साथ कई बार संघर्ष हुआ, और राणा सांगा के समय महमूद खलजी द्वितीय मालवा का शासक था। दोनों ही राणा कुंभा और राणा सांगा ने महमूद खलजी प्रथम और महमूद खलजी द्वितीय को बंदी बना करके पुनः छोड़ दिया।
राणा सांगा की उदारता के बाद महमूद खिलजी द्वितीय पुणे मालवा का शासक बना, मगर वह मालवा में व्यवस्था कायम नहीं कर पाया। मालवा में व्यवस्था बनी रही। विद्रोही अमीर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयास में लगे रहे। इसी मध्य गुजरात के शासक बहादुर शाह के विद्रोही भाई चांद खां को आश्रय देने के कारण बहादुर शाह ने 1531 में मालवा की राजधानी मांडू पर आक्रमण किया और महमूद खिलजी द्वितीय और उसके पुत्रों को बंदी बनाकर बाद में उनकी हत्या कर दी। इस तरह गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। 1535-37 के दौरान मालवा पर हुमायूं का अधिकार भी रहा। 1537 ईस्वी में कादिर शाह ने मालवा में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। उसने राजपूत सरदारों से भी अच्छे संबंध बनाकर मालवा की शक्ति में वृद्धि की। मगर 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर अधिकार करके शुजात खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। उसके बाद ईशा खां तो पुनः शुजात खां मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1555 ईस्वी में शुजात खां की मृत्यु के बाद बाज बहादुर मालवा का शासक बना। इसने पुनः दिल्ली से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। वह संगीत का बड़ा शौकीन था। उसके काल में मांडू जो है संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं का केंद्र बन गया। इसने मालवा में सुव्यवस्था और शांति की स्थापना की। लेकिन 1562 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर ने मालवा को जीत करके उसे मुग़ल साम्राज्य का एक भाग बना लिया। इस तरह मालवा की स्वतंत्रता का अंत हुआ। लगभग 160 वर्ष तक हम कह सकते हैं कि मालवा ने अपनी स्वतंत्रता का उपभोग किया। इससे पूर्व दिल्ली सल्तनत के अधिकार में था और इसके बाद मालवा पर मुग़लों का अधिकार हो गया। जब मुग़लों की पतनावस्था आई तब मराठों ने मालवा को कई बार रौंदा और मालवा पर अधिकार करके यहाँ से चोट की वसूली की। तो मध्य भारत में स्थित होने के कारण और उपजाऊ भूमि होने के कारण मालवा एक प्रकार से पड़ोसी राज्यों के संघर्ष का केंद्र बना रहा और पड़ोसी शक्तियों, विशेष तौर से आगरा, दिल्ली के जो शासक थे वो मालवा मालवा का शक्तिशाली होना वो अपने लिए खतरा मानते थे। दूसरी ओर मालवा के जो शासक थे वो भी अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद पड़ोसी राज्यों से संघर्ष में लगे रहते थे। अतः मालवा का जो इतिहास है इसे हम एक प्रकार से युद्धों का इतिहास कह सकते हैं। पड़ोसी राज्यों से निरंतर संघर्ष का इतिहास कह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।